आरएमएस करंट निकालने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया था। अगर वो वोल्टेज के लिए भी पूछता तो वही तरीका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब एक पूरा नया सेगमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे बहुत सारे सवाल भी होते हैं। उस सारे सेगमेंट जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से हर एक टॉपिक का खूब अच्छे से ब्रीफ करके कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है, खूब अच्छे से ब्रीफ करके कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एसी सर्किट विद रजिस्टर। इसमें क्या है, इसमें यह है कि मान लो कि कोई एक एसी सर्किट है तो उसका सिंबल तो ऐसे होगा और उसमें सिर्फ एक रजिस्टर है, उसमें सिर्फ एक रजिस्टर है R, और हम मानते हैं कि ये है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये है साइनसोइडल सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई है साइनसोइडल, ये हम लोग मानते हैं सर, ठीक है। ये ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है। अब इसमें बताना है कि करंट कैसे चलेगा। देखो जैसे क्या होता था, इससे पहले जब हम लोग डीसी पढ़ते थे सिंपल, तो डीसी में ऐसे एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा एक बैटरी हुआ करता था। लेकिन एसी की जब हम बात करें तो क्या होता था कि हाफ साइकिल के लिए ऐसा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए ऐसा, हाफ साइकिल के लिए ऐसा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए ऐसा, ऐसे ही में चलता था। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता। ये इस तरह से यहां पे चला आया, ठीक है, कि आधे साइकिल के लिए प्लस आधे साइकिल के लिए माइनस। तो यहां वोल्टेज तो हमारे सामने है, लेकिन चूंकि हमको करंट देखना है ना कि करंट कितना होगा, तो करंट देखने का हमारा तरीका क्या होगा? करंट देखने का हमारा तरीका होगा कि भाई I बराबर क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं V बाई आर होता है। I बराबर जब V बाई आर हम लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड किससे कर देंगे, R से, R से डिवाइड कर देंगे तो I यहां चला है। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं I नॉट और यहां लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर जैसे पीक वोल्टेज है V नॉट, तो ये जो I नॉट है, ये जो हमारे पास I नॉट है वो किसके बराबर चलाएगा, वो चलाएगा V नॉट बाई आर के बराबर चलाएगा। ये जो I नॉट है हमारे पास वो किसके बराबर चलाएगा, V नॉट बाई आर के बराबर चलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग पीक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पीक करंट बोलेंगे। ये बड़ा आसान चीज हो गया, ठीक है। ये जानने के बाद अच्छा एक नोटिसेबल बात क्या है, ध्यान समझना। एक नोटिसेबल बात हमारे पास है कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी चलाया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी चलाया। मतलब क्या दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है क्या? हम यहां कह सकते हैं देयर इज नो फेज डिफ बिटवीन, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। V और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, कहीं नहीं। अच्छा ग्राफ अगर हम देखना चाहेंगे, ध्यान समझना, ग्राफ अगर देखना चाहे V या I का T के साथ, तो V का ग्राफ कैसा है, साइनसोइडल है ऐसा। यहां क्या है, V का ग्राफ साइनसोइडल है, प्लस V नॉट आ गया, यहां पर इस जगह क्या आ जाएगा, माइनस V नॉट आ जाएगा। ये V का ग्राफ है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी चलाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझोगे, लेकिन अब करंट का ग्राफ देखना हो तो करंट का भी ग्राफ कैसा है, साइनसोइडल। लेकिन देखो ना, करंट का जो पीक वैल्यू है वो तो V नॉट बाई आर है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर R से बड़ा रहेगा, सॉरी R का वैल्यू अगर 1 से बड़ा, तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा टर्म है वो V नॉट से छोटा। अरे V नॉट से कोई चीज डिवाइड होगा तो V नॉट से छोटा ही चलाएगा ना, मतलब इसका पीक क्या होना है, कम होना है। ग्राफ उसका भी साइनसोइडल ही होगा, करंट वाले का भी, लेकिन इसका पीक क्या हो जाएगा, छोटा। इसका जो पीक यहां आएगा वो V नॉट बाई आर चलाएगा, इसका जो पीक यहां आएगा वो V माइनस V नॉट बाई आर चलाएगा। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि भाई इस वाले केस में समझने की चीज है कि V नॉट और यहां V नॉट बाई आर है, दोनों ही साइनसोइडल है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। बात मेरी समझ पा रहे हो? फेजर डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम्हारे मन में ख्याल आएगा फेजर डायग्राम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहां इस टॉपिक में। फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम का पहले मैं डेफिनेशन तुमको बताऊं, उसके बाद हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फेजर डायग्राम का मतलब होता है इट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है करंट का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का। ये फेजर डायग्राम का डेफिनेशन है। अब देखो ना, फेजर डायग्राम का जो डेफिनेशन है
उसमें लोग क्या कर सकते हैं, एकदम ध्यान से समझना। फेजर डायग्राम में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ से लोग सीखते हैं। अब एक चीज ध्यान समझना, फेजर डायग्राम इस तरह का होगा, दो हमेशा हम फेजर डायग्राम अपने क्वेश्चंस पे बनाया करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। फेजर डायग्राम में ध्यान सुनना, यहां दिखाएंगे फाई बराबर 0, यहां दिखाएंगे फाई बराबर प्लस पाई बाई 2 प्लस 90 डिग्री, हम यहां दिखाएंगे फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, यहां फाई बराबर प्लस पाई बाई 2, यहां फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, फाई बराबर यहां 0 दिखाएंगे हम। ध्यान से समझना, एक फेजर डायग्राम में यहां पर 0 है, यहां प्लस पाई बाई 2 है और माइनस पाई बाई 2 है। क्या होता है ना कि वोल्टेज करंट को हम लोग एक ही में दिखाएंगे। इससे क्या है कि हमारे पूरे सिलेबस में बस सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर सबके साथ, उसके बाद जब कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ने चलेंगे तो वो हमेशा ही सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट हमेशा सेम रहेगा। सीरीज में क्या सीखते हैं, करंट इज ऑलवेज सेम। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले तो हम पढ़ाते थे लास्ट ईयर तक कि एम्स के सिलेबस में था वो, अब तो एम्स का एग्जाम होता ही नहीं। तो एम्स के सिलेबस में हुआ करता था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक चीज ध्यान से समझना, हम तुमको डे 1 से बताने वाले हैं कि क्या करना है। तुमको शुरू में पता लगेगा कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। अरे दो रास्ता है हमारे पास, तो कोई एक रास्ता चुनते हैं। अभी मेरी बात को समझो, मानो कि हम एक रास्ता चुनते हैं, ठीक है, हम जो है एक रास्ता हम चुनते हैं। एक रास्ता चुन के हम एक तरफ करंट मान लेते हैं। वो करंट मानने के बाद, करंट का वो रास्ता मानने के बाद हम सॉल्व करेंगे। और तुम देखना कि आगे चल के तुमको मालूम चलेगा कि आखिर हम क्यों ये रास्ता चुने थे। ये रास्ता आसान था और ज्यादा सुलभ भी था। तो हम लोग एक रास्ता पहले ही तय कर लेते हैं। ये तय कर लिया हमने कि भाई जो करंट आई है वो हमेशा ही इस एक्सिस पर होगा, करंट आई हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। देखो अब करंट और वोल्टेज तो दोनों साइन ही है ना, एक ही तरफ है ना, दोनों में कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं। यहाँ प्लस पाई बाई 2 या वहां माइनस पाई बाई 2 कुछ होता अगर तो फेज डिफरेंस होता। तो वोल्टेज भी इसी तरफ है, इधर ही वोल्टेज भी है। वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम ही एक्सिस पर है, दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस अगर होता प्लस माइनस पाई बाई 2 तो फिर हम लोग देखेंगे आगे, वो सीखना है हम लोगों को। वोल्टेज एकदम जिधर करंट उधर ही होगा। अब चले आते हैं यहाँ रजिस्टर में। देखो R जो होता है ना रजिस्टर, R को हम लोग इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। R को हम लोग किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सबसे सिंपल ऐसी सर्किट था जिसमें सिर्फ रजिस्टर था, आधे में प्लस या आधे में माइनस जाता था। करंट I बराबर V बाई R हमने निकाल लिया। ये देखा कि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है। लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों साइन होगा, लेकिन एक का पीक कम होगा। बात समझ पा रहे हो? फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस का, उसको हमको सीखना है। फेजर डायग्राम में इधर 0, इधर प्लस पाई बाई 2, इधर माइनस पाई बाई 2, यहाँ 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इस तरह से होगा। और वी आई हम लोगों ने यहाँ प्लॉट इतना है कि आई को हमने हॉरिजॉन्टल पे माना है, वोल्टेज भी चूंकि सेम फेज में है तो वो भी किधर होगा, जिस तरफ आई होगा उधर ही होगा। और यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये पूरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, समझने का। हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा था एसी सर्किट विथ रेजिस्टर। सिर्फ रेजिस्टर था तो एसी सर्किट कैसे बिहेव करता था, कैसे करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हुआ करता था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। एसी सर्किट विथ कैपेसिटर कैसे होगा, ध्यान से सुनना। जब हम एसी सर्किट विथ कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहां हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है, और यहां पर फिर एक एसी वोल्टेज सोर्स लेते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इस बात को समझते हैं कि आधे टाइम के लिए ऐसा और आधे टाइम के लिए ऐसा करंट जाएगा। अब वोल्टेज तो मालूम है, करंट निकालना हमारा पर्पस है। एक बात को ध्यान से समझना, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV वो कैसे आता है, तो Q बराबर यहां CV करेंगे, मुझे ध्यान सुनना। Q बराबर यहां हमने CV किया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, CV नॉट साइन ओमेगा टी। Q बराबर CV नॉट साइन ओमेगा टी, यहां हमने लिख दिया। अब एक बार चार्ज आ चुका है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट बराबर क्या होता है, dq बाई dt होता है। करंट बराबर होता है dq बाई dt। चलो उसको डिफरेंशिएट किया जाए। जब तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो CV नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। CV नॉट हम सब लोग जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos ओमेगा टी पॉजिटिव। और चूंकि यहाँ t का पावर 1 है और कोएफिशिएंट यहाँ ओमेगा है, चेन रूल तुमने बड़े अच्छे से सीखा होगा। चेन रूल तुमने बड़े अच्छे से सीखा होगा। उस चेन रूल के हिसाब से जरा बताना तुम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इस चेन रूल के हिसाब से यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं CV नॉट cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ हमने इसको ऐसे लिख दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ना तो I बराबर लिखा जा सकता है V नॉट, ऐसे ही छोड़ दो। इससे
वी नॉट ऐसे छोड़ दो और ओमेगा और सी दोनों को नीचे ले आओ, तो ये 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा। और इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे? भाई बेसिक मैथमेटिक्स जब तुम सीख रहे होगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री खास करके सीख रहे होगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में सब चीज तुम सीखे होगे कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। सर 90 प्लस थीटा कैसे? 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस में चेंज हो गया, 90 प्लस थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुमको पहले से मालूम होना चाहिए था। ये इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि भाई आई बराबर हो गया है वी नॉट 1 बाई ओमेगा सी और साइन यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो, ये जो 1 बाई ओमेगा सी है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स सी। इसको हम नाम क्या देते हैं? एक्स सी। मतलब ये रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो ना, जैसे वी नॉट में कुछ रेजिस्टेंस डिवाइड होगा तभी नहीं आएगा। और तुम ओमेगा और सी के डायमेंशनल एनालिसिस से भी चेक कर सकते हो कि 1 बाई ओमेगा सी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। बात करते हैं एक्ससी की। एक्ससी जो है हमारा वो 1 बाई ओमेगा सी के बराबर है। जो हमारा एक्ससी है वो 1 बाई ओमेगा सी के बराबर है। ध्यान से समझना इस बात को कि एक्ससी 1 बाई ओमेगा सी इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको हम बोलते हैं। बात समझ पा रहे होंगे मेरी? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इसका यूनिट होता है ओम। तो ये जो एक्ससी है हमारा वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा दिख रहा है। ये एक्ससी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कहीं हम ग्राफ देखना चाहेंगे, एक्ससी का ग्राफ ओमेगा के साथ अगर देखना चाहेंगे तो ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा। ये ग्राफ किसका आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चला आएगा। ये सब बात तुम पहले भी जानते थे। ये इस तरह का ग्राफ चला आएगा इसका। उसके बाद एक चीज समझने की जरूरत है कि ये तो हम लोगों ने इसका ग्राफ देख लिया, लेकिन अगर हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें और यहां लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आई बराबर आई नॉट, मतलब इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया? आई नॉट मान लिया और यहां लिखा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दिया। बात समझ में आ रही होगी? वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्ससी बोल सकते हैं या 1 बाई ओमेगा सी बोल सकते हैं। यही हमारा पीक करंट हो गया। क्या हो गया? ये पीक करंट हो गया। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझना कि आई बराबर तुम लिख दिए, आई बराबर तुम लिख दिए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बात समझ रहे हो? और जो वोल्टेज है वो क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी ही है। वोल्टेज जो है वो क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी ही है। मतलब तुम्हें एक बात बताओ कि यहां पर सिर्फ ओमेगा टी है और यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो इन दोनों में से कौन लीड कर रहा है? क्या जवाब दोगे कि भाई करंट में यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और यहां सिर्फ ओमेगा टी है, तो हम कह सकते हैं ना कि करंट आई लीड्स वी बाई पाई बाई 2। ये जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को कितने से? पाई बाई 2 से। या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई 2। ये जो वोल्टेज है हमारा वो करंट से पीछे है, कितने से? पाई बाई 2 से। या करंट वोल्टेज से आगे है, कितने से? पाई बाई 2 से। तो ये समझने की चीज थी इसमें। और दूसरी बात कि नोटिस करो, आराम से बना सकते हो कि जो वोल्टेज का ग्राफ है वो साइन फंक्शन होगा और जो करंट वाला होगा वो क्या होगा? कॉस फंक्शन होगा। यहां अगर पी की बात की जाए तो अल्टीमेटली तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मतलब जो करंट वाला हमारा ग्राफ होगा वो कॉस वाला फंक्शन होगा और ये जो होगा वो साइन वाला फंक्शन होगा। बात समझ आ रही है तुमको? और पीक वैल्यू जो होगा उसको तुम कंपेयर कर सकते हो। 1 बाई ओमेगा सी से डिवाइड करोगे, रेजिस्टेंस डिवाइड होगा तो घट जाएगा पीक वैल्यू। तो ये एकदम बेसिक सी बात थी। ठीक है, कि यहां हम देख सकते हैं कि करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने से? पाई बाई 2 से लीड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब फेजर डायग्राम सीखते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम हम लोग दोनों ही खींच लें जो हम लोगों ने सीखा था। फेजर डायग्राम हम लोग दोनों ही खींच लेंगे और उसके बाद हम लोग इस पे समझने चलेंगे कि ये कैसे आता है। तो
जगह थोड़ा कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। अब एक चीज समझना कि हम लोगों ने फेजर डायग्राम में क्या सीखा था कि यहां होता है फाई बराबर 0, यहां होता है फाई बराबर पाई बाई 2, यहां होता है फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, यहां फाई बराबर 0, यहां फाई बराबर फाई बराबर प्लस पाई बाई 2। हम लोगों ने सीखा है कि एक में वोल्टेज करंट को एक्यूमुलेट करना है और दूसरे में किसको करना है, रेजिस्टेंस को। अब एक चीज ध्यान समझना कि यहां समझने की चीज हमारे लिए क्या है कि फाई बराबर 0 है ना, हम लोगों ने ये तय कर दिया था पहले कि करंट हम लोग इसी तरफ लेंगे, सीरीज सारा कॉम्बिनेशन है, करंट इस तरफ लेंगे। अब वोल्टेज को तय करना। एक बात बताओ जरा कि ये जो वोल्टेज है हमारा वो करंट से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, करंट से लैग कर रहा है। कितने से, पाई बाई 2 से। मतलब वोल्टेज करंट से, कोई पूछे कि वोल्टेज करंट से आगे है कि पीछे है, वोल्टेज करंट से आगे है कि पीछे है, क्या जवाब दोगे? वोल्टेज जो है वो करंट से नीचे है, यानी यहां लिख सकते हैं हम VC। कैपेसिटर में जो वोल्टेज जा रहा है VC वो क्या है, नीचे है। ये लैग कर रहा है ना भाई इससे, तो ये नीचे है, ठीक है। अब यहां रजिस्टर तो नहीं है ना भाई, यहां रजिस्टर तो है नहीं, यहां अगर रजिस्टर नहीं है तो तुम क्या समझ सकते हो कि हमको XC को शो करना है। XC को हम कैसे शो करेंगे, XC को हम कैसे शो करेंगे? रजिस्टर नहीं है तो हमेशा एक हमारा नोटेशन रहेगा हमेशा। तुम अभी मैं तुमको बता रहा हूं, अभी सीधे डाइजेस्ट करो, आगे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे तो मालूम चलेगा हमने ऐसा अजम्पशन क्यों लिया। हमको तो मालूम है ना कि कौन सा अजम्पशन लेने से सबसे आसान तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो जो हमारा XC है वो हमेशा ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं, रेजिस्टेंस यहां प्लॉट होगा, XC हमेशा ऊपर और XL हमेशा नीचे प्लॉट होगा। XC जो है हमेशा किधर, ऊपर। ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हो, अगर भूल भी जा रहे हो तो ये समझना कि VC अगर नीचे है तो XC ऊपर है, मतलब यहाँ वोल्टेज लैग करता है, ये हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने कैपेसिटर देखा था, कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स दिया था, सबसे पहले चार्ज निकाला, चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकाला, करंट के बाद यहाँ हम लोगों ने इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हम लोग XC समझ गए कि XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। 1/ωc बराबर XC है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। और यहाँ हम लोग ग्राफ देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। करंट हम लोग इसी तरह से लिखे और वोल्टेज से जब कंपेयर किए तो क्या पाए कि करंट लीड कर रहा था पाई बाई 2 से, या वोल्टेज लैग कर रहा था। वही चीज हमने फेजर डायग्राम में भी किया, करंट को हॉरिजॉन्टल पे बनाया, वोल्टेज चूंकि लैग कर रहा था तो नीचे बना दिया, और यही काम यहाँ करेंगे, XC हम लोग यहाँ बना देंगे। ये हमारा बेसिक असम्पशन है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन AC सर्किट विद कैपेसिटर का था, इसको हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी बोलते हैं। जैसे वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट था ना, हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस है और कुछ भी नहीं है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया ये। हम लोगों ने अभी तक AC सर्किट विद रेजिस्टर सीखा, इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। करंट और वोल्टेज सेम फेज में आया था। फिर हम लोगों ने सीखा AC सर्किट विद कैपेसिटर, जिसको हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कर रहे थे, और उसमें फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस जो था वो कितना आया, वो आया प्लस पाई बाई 2, यानी करंट लीड कर रहा था। वो भी हमने फेजर डायग्राम में देखा कि फाई का वैल्यू प्लस पाई बाई 2, करंट लीड कर रहा था किससे, वोल्टेज से। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं AC सर्किट विद इंडक्टर। AC सर्किट विद इंडक्टर जब सीखेंगे हम लोग, फिर से एनालाइज करेंगे सब कुछ। हम ऐसा मानते हैं कि यहां एक इंडक्टर लगा हुआ है L, और यहां के बाद एक यहां AC वोल्टेज सोर्स है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, आधा इधर से आधा इधर से जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ये प्योरली, इसको इंडक्टिव सर्किट हम लोग बोलते हैं क्योंकि सिर्फ यहां इंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसको हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। अब ध्यान समझना, इसे एक चीज क्या है कि ये तो पहले तय है ना कि ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, चूंकि खाली इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस ही होगा, ये पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस ही होगा। लिख सकते हैं VL बराबर V0 साइन ओमेगा t, और हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप L di/dt के बराबर, ये हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। चलो आगे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने जब चलेंगे तो di इधर ही रह जाएगा, और यहां होगा V0 में L डिवाइड होगा साइन ओमेगा t dt,
और इंटीग्रेट करेंगे तब आंसर आएगा। चलो इंटीग्रेट किया जाए। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखना, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिखेंगे करंट आई, यहां लिखेंगे वी नॉट बाई एल, और यहां फाइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। और डिवाइड करेंगे किससे? टी के कोएफिशिएंट से। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पार्ट में आपने सीखा होगा कि यहां पर जो ओमेगा का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। जब इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से आ गया। ध्यान सुनना, यहां वी नॉट बाई ओमेगा एल हो जाएगा और यहां माइनस कॉस ओमेगा टी है। क्या है जी? माइनस कॉस ओमेगा टी है। ध्यान सुनो, हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को यही रहने दो, माइनस साइन को तुम यही रहने दो, और कॉस जो है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला पहले से जानते हैं। हम लोग चाहे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस की जगह साइन, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे? जैसे आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल है, वी नॉट बाई क्या हो गया, ओमेगा एल है, और इस माइनस साइन को अगर तुम अंदर ले जाओ तो यहां क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस माइनस साइन को तुम जैसे ही अंदर ले गए तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब यहां आ जाएगा आई बराबर वी नॉट, और ये जो ओमेगा एल टर्म है उसको हम चाहे तो एक्सएल लिख सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब तुम सोचोगे एक्सएल क्या है, ध्यान दो ना, एक्सएल जो है वो किसके बराबर, ओमेगा एल के बराबर है। और इसको हम लोग ना, ये भी ओम रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, और उसको हम लोग कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बात समझ रहे हो? इसका भी यूनिट होता है ओम ही होता है। अच्छा, यहां जो एक्सएल है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। हम लोग जब सीख रहे थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीख रहे थे जब हम लोग, तो वहां हम लोगों ने देखा था कि एक्ससी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आया था। ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सएल ओमेगा के, तो यहां स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, क्योंकि कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि कोई वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, ये जानने के बाद ये हम लोगों ने सीख लिया। अब चलो कंपेयर किया जाए थोड़ा। हम लोगों ने क्या सीखा है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी सीखा है, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर जो हमारा आई नॉट है वो किसके बराबर है, वी नॉट बाई एक्सएल के बराबर है, वी नॉट बाई एक्सएल के बराबर। जब देखो तो कि ये ओमेगा टी के सामने कुछ नहीं है, और यहां माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई, यानी यहां 5 बराबर लैग कर रहा है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से पीछे है ना, ये देख पा रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। कोई तुमसे पूछे कि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, और कोई तुमसे पूछे कि भाई जो करंट i है, जो करंट i है वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, क्या जवाब दोगे, भाई लैग कर रहा है। ये जो करंट i है वो लैग कर रहा है, क्या लिख सकते हैं, i लैग्स बिहाइंड v बाई माइनस पाई बाई 2। करंट i जो है वो लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज से, कितने से, माइनस पाई बाई 2 से। बात समझ पा रहे हो तुम मेरी? या हम कह सकते हैं, लैग्स यूज कर लिया तो पाई बाई 2 ही हो सके, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, करंट पीछे है। या हम क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को, कितने से, पाई बाई 2 से। दोनों ही बात हम कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज लैग कर रहा है, और दूसरे क्या कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज लीड कर रहा है या फिर करंट लैग कर रहा है। अब अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखना चाहें, अच्छा इसमें भी तुम क्या समझ सकते हो कि भाई एक का ग्राफ v बराबर क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो i है वो क्या है, आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी है। देख पा रहे हो, यहां माइनस ही है ना, ये टोटल, मतलब ये अगर साइनसॉइडल फंक्शन ऊपर वाला है तो ये कॉस है, कॉस भी कहां से, माइनस कॉस है, तो नीचे से स्टार्ट होगा,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी बातें तुम जानते हो। अगर हम लोग फेजर डायग्राम को एनालाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फेजर डायग्राम को एनालाइज करना चाहें दो तरह से तो किया जा सकता है। यहां फाई बराबर 0, फाई बराबर पाई बाई 2, फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, यहां फाई बराबर 0, फाई बराबर प्लस पाई बाई 2, फाई बराबर माइनस पाई बाई 2, इस तरह से हो सकता है। अब देखो एक चीज हम लोगों ने सबसे पहले तय कर लिया है कि भाई हम हॉरिजॉन्टल पर करंट को रखेंगे, हमने करंट को रख दिया। अब अगर वोल्टेज की चर्चा की जाए तो वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, क्या जवाब दो? क्योंकि भाई वोल्टेज लीड कर रहा है कितने से? पाई बाई 2 से, यानी कितने से? पाई बाई 2 से। तो इसका मतलब वोल्टेज जो होगा VL वो ऊपर होगा। वोल्टेज क्या होगा? VL ऊपर होगा। कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज किधर आया था? नीचे आया था। तो यहां वोल्टेज ऊपर होगा, VL ऊपर होगा। और दूसरी बात, चलो यहां चले आते हैं, वोल्टेज ऊपर होगा। अब XSL को अगर प्लॉट करना है तो हमारा एजम्पशन क्या था कि XC ऊपर, R इधर, और नीचे क्या हो जाएगा? XL नीचे हो जाएगा। XL विल बी डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा एक बेसिक एजम्पशन है। क्यों हम ले रहे हैं? सवालों को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी और ये बात हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हमारे पास है कि एसी सर्किट जब इंडक्टर रहेगा एसी सर्किट में तो आधे में प्लस आधे में माइनस, VL बराबर LdI/dt बराबर V0 sin ओमेगा t करके इंटीग्रेट करके फिर यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम फाइनल रिजल्ट पे चले आते हैं। फाइनल रिजल्ट पे चले आते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जानते हैं और ये सीखते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, उससे ग्राफ ऐसा बनता है। V यहां दिख ही रहा है, I हमने निकाल ही लिया। तो समझे क्या कि भाई I लैग करता है, पीछे है पाई बाई 2 से, और V लीड करता है किससे? पाई बाई 2 से। फेजर डायग्राम में हमने जब करंट ऐसा माना, वोल्टेज ऊपर की तरफ मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये लीड कर रहा है। और इस वाले केस में XL किधर होगा? नीचे हो जाएगा XL। जो हम लोगों ने अभी तक सीखा उसको जरा समराइज करने की कोशिश करते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से, ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेहतर हो पाए। जैसे एक बात बताओ कि हर केस में क्या था? V बराबर V0 साइन ओमेगा t था मान लो, और I को हम लोग मानते हैं I0, अलग अलग चीज था। और यहां लिख सकते हैं साइन ओमेगा t प्लस फाई, मान लो कि कोई फाई है, थीटा जो भी है, फाई ये मानते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें केसेस क्या क्या होगा देखो ध्यान से। केस 1 मानते हैं, इफ फाई इज इक्वल टू 0, मतलब फाई अगर 0 हो जाएगा तो वोल्टेज और करंट दोनों किस पे रहेगा? सेम फेस में। V एंड I आर इन सेम फेस, दोनों ही किस में रहेगा? सेम फेस में रहेगा। अगर फाई का वैल्यू 0 है तो V और I दोनों सेम फेस में रहेगा। उसके बाद देखो केस 2 की हम चर्चा करें। इफ फाई इज पॉजिटिव, फाई क्या है? पॉजिटिव। अगर फाई पॉजिटिव होगा इसका मतलब करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई, नहीं हो जाएगा कि अगर फाई का वैल्यू 0 होगा, अगर फाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो करंट लीड कर रहा है ना वोल्टेज से। फाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। I leads V by phi. Circuit is कैपेसिटिव। ऐसे कहते हैं कैपेसिटर भी लीड करता है, कैपेसिटिव। लेकिन इसी का स्पेशल केस सीखना है। मतलब फाई पॉजिटिव है तो वो करंट लीड करेगा वोल्टेज को फाई से, और सर्किट को हम कैपेसिटिव बोलेंगे। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस भी होगा। स्पेशल केस क्या है कि फाई न सिर्फ पॉजिटिव हो बल्कि प्लस पाई बाई 2 हो जाए। फाई न सिर्फ पॉजिटिव हो बल्कि प्लस पाई बाई 2 हो जाए, उस टाइम पर क्या बोलेंगे? सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव। तो अंतर तुम समझ पा रहे होगे। अंतर तुम इस वाले में क्या बोलेंगे? प्योरली रेजिस्टिव। इस वाले में हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले में ये सीखेंगे ना कि भाई अगर फाई पॉजिटिव है तो लीड कर रहा है, कुछ से लीड कर रहा होगा, तो उस टाइम सिर्फ कैपेसिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर फाई न सिर्फ पॉजिटिव बल्कि प्लस पाई बाई 2 चला आएगा तो फिर सर्किट को हम लोग प्योरली कैपेसिटिव बोलेंगे। एकदम ये कैपेसिटिव होना ही होना है। उसके बाद केस 3 में चले आते हैं हम लोग। केस 3 में क्या सीखना है कि इफ फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, फाई क्या हो जाए? नेगेटिव। फाई अगर नेगेटिव हो जाएगा मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट से, V लीड्स I बाई 5, और सर्किट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्किट इज इंडक्टिव। सर्किट जो हमारा होगा वो इंडक्टिव होगा। सर्किट जो हमारा होगा वो इंडक्टिव होगा, ठीक है। V लीड्स I बाई 5, सर्किट जो है हमारा वो इंडक्टिव होगा, एकदम तय है ये।
इसमें भी स्पेशल केस आएगा, इसमें भी एक स्पेशल केस हम लोग देख सकते हैं। स्पेशल केस जब हम लोग देखने चलेंगे तो क्या समझेंगे कि अगर फाई का वैल्यू ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि -π/2 हो जाए तो वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट को किससे, π/2 से। और उस टाइम पर सिर्फ हम लोग इंडक्टिव नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव। जो हमारा सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव ही होगा, ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलो समराइज किया जाए। हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर V बराबर V0 sin ओमेगा t है, I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो ये जो हमारा फाई है, इस फाई के बारे में हम लोग क्या अलग अलग केसेस बना सकते हैं। अगर फाई का वैल्यू 0 मतलब दोनों सेम फेज में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फाई का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज को फाई से, कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, प्योरली नहीं बोलेंगे। लेकिन ये फाई न सिर्फ पॉजिटिव बल्कि प्लस π/2 हो जाएगा तो प्योरली कैपेसिटिव कह सकते हैं इसको। केस 3 में चले आते हैं। केस 3 में क्या समझेंगे, अगर फाई का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है कि वोल्टेज लीड करता है करंट को फाई से, नहीं वोल्टेज आगे हो जाएगा और सर्किट को इंडक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर फाई का वैल्यू स्पेशल केस में ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि -π/2 हो जाएगा तो फिर वोल्टेज लीड करेगा करंट को π/2 से, और सर्किट को हम लोग उस स्पेशल केस में कह सकते हैं प्योरली इंडक्टिव। तो अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको एटलीस्ट 2 बार लेकर के प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे दिमाग में घुस पाएगा कि क्या सीख रहे थे हम लोग।